हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय से हम वेट कर रहे थे कि कब आईटीआर फॉर्म्स आएंगे, कब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे और कब हमारा रिफंड हमारे खाते में वापस आएगा। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि आईटीआर 1 अब ऑनलाइन अवेलेबल है ई फाइलिंग के लिए। तो इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पर जाकर हम ITR 1 अब फाइल कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से ITR 1 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देना है, इस वीडियो में हम एक एक स्टेप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो चेंजेस हुए हैं उनको भी हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी शॉर्टकट वीडियो यह नहीं होने वाला है, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा समय इस वीडियो में जाने वाला है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप अपने आप से खुद से अपना ITR 1 आसानी से फाइल कर सकते हैं, इतना गारंटी है। दोस्तों, इनकेस आपको अगर सैलरी इनकम आ रहा है, पेंशन आ रहा है, या हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दिया हुआ है, या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आप क्लेम करना चाहते हैं उसका बेनिफिट, या इंटरेस्ट आ रहा है आपको FD से, या दूसरा कोई भी इनकम है जो कि ITR 1 में एप्लीकेबल होता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। डिडक्शन वगैरह में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसको भी हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे नए चैनल को टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स और PF इन दो टॉपिक पर ही वीडियो बनेंगे। और इन केस आपके अगर क्वेरी है और आप कमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड ही कमेंट वहाँ पर दिखाई देंगे, जिसका जवाब देना आसान होगा। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, हम मोबाइल से लाइव सेशन भी रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम आपके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं लाइव सेशन में। तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये है incometaxindia.gov.in की वेबसाइट। इस पर आपको आ जाना है, लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, लॉगिन करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, लॉगिन करने के लिए हमें पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, तो वो हमारे पास होना चाहिए। पासवर्ड अगर नहीं है तो रीसेट भी किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड का, रीसेट कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड कंपलसरी हमें चाहिए। उसके अलावा आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी हमें लगता है, लेकिन आजकल ये सब ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है, हमारे पोर्टल पर ही ऑटोमेटिकली फीड होता है। बट इनकेस आपने अगर आधार नंबर लिंक नहीं किया हुआ है या एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं इस बार, तो आप चेंज कर सकते हैं। वो एड्रेस आपको अपने पास रखना है ताकि आप ITR में भर सके। उसके अलावा इनकम डिटेल्स के लिए हमारे पास फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए, या तो सैलरी स्लिप अगर होगा तो भी चल जाएगा। 26 AS हमारे पास होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, भले ही आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया हो, भले ही बैंक ने डिडक्ट किया हो, या आपको कोई कमीशन मिला हो वहां से डिडक्ट हुआ हो, लेकिन फॉर्म नंबर 26 AS चाहिए, क्योंकि वहां पर TDS रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज हमारा TDS रिफंड रुक जाएगा। उसके बाद अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं और वहां से अगर रेंट आ रहा है तो उसका रिसिप्ट चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी पर लोन भी है तो उसका डिटेल भी हमें चाहिए होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो होम लोन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जहां पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों अलग अलग करके दिखाए गए हो। उसके अलावा दोस्तों, अगर अदर सोर्स का इनकम है, जैसे बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, तो फॉर्म 16A या बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी हमें मिल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। उसके अलावा डिडक्शन क्लेम करना है, जैसे LIC का हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, या दूसरे कोई भी डिडक्शन है। अगर हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है 5 साल का, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनका डिटेल भी हमें चाहिए। दोस्तों, ध्यान देना है, इस बार आपको 2 पीरियड का डिटेल रखना होगा। एक तो अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 का आपको अलग रखना है, और 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का अलग रखना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसका काफी लोगों ने बेनिफिट लिया हुआ है, लेकिन उस चीज को हमें अलग से दिखाना पड़ेगा ITR में, तो उसको अलग से हमें रख लेना है। उसके बाद बैंक का पेमेंट चालान, अगर हमने पेमेंट किया हुआ है एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका चालान का कॉपी हमें चाहिए। वैसे तो ये 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है, फिर भी हमें अपने पास रखना चाहिए। बैंक डिटेल्स हमें चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए होता है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो अब क्या करते हैं, जल्दी से हम लॉग इन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो यूज़र आईडी में हमें पैन नंबर लिखना है, पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा कोड और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पर क्लिक करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। वो काम है आपको माय अकाउंट में जाना है, व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा, हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। एक नया पेज ओपन हो गया है, यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट व्यू 26AS ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज हमें नीचे भी ऑप्शन मिल जाता है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से एक बात सुनना है कि जब तक आपका TDS अपडेट ना हो फॉर्म 26AS में, तब तक आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा TDS। तो हो सकता है आपको डिमांड का नोटिस आ जाए और इनकेस अगर आपका रिफंड बन रहा है तो रिफंड आपका कम आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक 26AS में पूरा अपडेट ना हो आपको ITR फॉर्म नहीं भरना है। दोस्तों इनकेस आपने अभी देखा और आपका 26AS अपडेट नहीं है पूरी तरीके से, तो आप ITR मत भरिए, सिर्फ वीडियो को देखिए नॉलेज पर्पस के लिए अभी फिलहाल, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे ITR 1 फॉर्म भरना है इस साल में। और फिर जब आपका अपडेट हो जाएगा तब आप अपना ITR 1 फॉर्म भर सकते हैं अपने वीडियो की मदद से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 2020-21 और उसके बाद व्यू एज HTML। दोस्तों हमें सिर्फ देखना है इसीलिए हमने HTML सेलेक्ट किया। आपको अगर डाउनलोड करना है तो टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर HTML ही सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ देखना है। व्यू डाउनलोड पर हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया हमने एक पॉपअप मैसेज आया और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे जल्दी से। दोस्तों जैसे स्क्रॉल करके नीचे आए यहाँ पर दो इनकम दिखाई दे रहा है, एक तो LIC का है और एक फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर बेसिक शिक्षा। तो ये एक सैलरी इनकम है और एक कमीशन इनकम आया हुआ है LIC से। LIC से जो इनकम आया हो वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं है, देख सकते हैं सिर्फ 31 दिसंबर तक का ही ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं है। इनकेस आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपने दिसंबर में ही छोड़ दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज आपने पूरे साल काम किया हुआ है, मतलब अपडेट नहीं है। बेसिक शिक्षा का देखेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा कंप्लीट है इनका ट्रांजैक्शन। TDS भी पूरी तरीके से आ गया है, सैलरी इनकम भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो एक इनकम तो पूरा अपडेट है, दूसरा इनकम जो है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको ITR फाइल करना है या नहीं करना है। ध्यान देना ये TDS का अमाउंट जो दिखाई दे रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप ITR फाइल करिए। तो अब हम फिर से जाते हैं इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर और डैशबोर्ड में आते हैं सबसे पहले। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा TDS पूरी तरीके से अपडेट हो गया है, अब हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो अब हम क्लिक करेंगे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है, ई फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देता है। दोनों में से किसी पर भी क्लिक करिए, वही पेज पर हम जाएंगे। तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स रिटर्न पैन दिखाई दे रहा है। उसके बाद असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट कर लेना है 2020-21। ITR फॉर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फाइलिंग टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड रिटर्न। उसके बाद सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए नीचे बैंक का डिटेल ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है किस अकाउंट में हमें अपना रिफंड चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से प्रीफिल कंसेंट का बॉक्स आ जाएगा, आई एग्री पर क्लिक कर देना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। इसमें लिखा था कि बहुत सारी डिटेल्स प्री फिल होंगे तो उनको आपको वेरीफाई कर लेना, तो वो हम करने वाले ही हैं। तो इस तरीके से देखिए ITR 1 असेसमेंट ईयर 2020-21 का पेज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि कौन ITR 1 के लिए एलिजिबल है, जल्दी से जान लेते हैं। देखिए रेसिडेंट इंडिविजुअल एलिजिबल होता है, नॉन रेसिडेंट या कोई फॉरेनर सिटीजन है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। इनकम 50 लाख से कम होना चाहिए, इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा हुआ तो भी ITR 1 फाइल नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो लिमिट 50 लाख का है वो इनकम भी हमें सैलरी से होना चाहिए या एक हाउस प्रॉपर्टी से होना चाहिए या अदर सोर्स से होना चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम या फैमिली पेंशन, इस तरीके के अदर सोर्स वाले इनकम से
होना चाहिए, तभी हम फाइल कर सकते हैं। इनके अलावा दूसरा कोई इनकम हो जैसे कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम, तब ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है तो भी हम ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। उसके अलावा अगर हम किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या हमने इन्वेस्ट किया हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, तब भी हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। या हम ब्रॉट फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन है, सेव ड्राफ्ट का बटन है। बार बार आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है जैसे ही कुछ भी डिटेल फीड करते हैं, और एग्जिट अगर करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए टैब आप मूव कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, जरूरी नहीं कि इस पर क्लिक करें, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ने में हम ज़्यादा समय नहीं डालेंगे क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, और जनरल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं सब बेसिक इन्फॉर्मेशन, पैन नंबर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, हमारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आपको इसको चेक कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं, कुछ भी रॉन्ग है तो उसको आपको चेंज कर लेना है। दोस्तों एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो आप यहीं से ही कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूँ। यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो ये क्लिक करना है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो ये, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है तो इसे, अगर आप पेंशनर हैं मतलब आपको सिर्फ पेंशन आ रहा है जैसे कि सीनियर सिटीजन को आता है तो आपको सिर्फ ये सेलेक्ट करना है। उसके अलावा दूसरा कोई इनकम है तो ये, मतलब अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप जॉब करते ही नहीं, आपको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है अदर सोर्स से, या तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ रहा है, रेंट पर आपने हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसका रेंट आ रहा है, तब आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। दोस्तों ड्यू डेट से पहले अगर आप फाइल कर रहे हैं जो कि नवंबर तक है, तब आप 139(1) ही सिलेक्ट करिए। ड्यू डेट के बाद अगर कर रहे हैं तब आपको 139(4) सिलेक्ट करना है। तो अभी फिलहाल हम 139(1) सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आज ही फॉर्म आया हुआ है और आज डेट है 2 जून, तो काफ़ी समय है ड्यू डेट खत्म होने में। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर चेंजेस जो हुए हैं ITR में आपको दिखाई देंगे। ये बहुत ही मेजर चेंज हुआ है इस बार। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सेक्शन 139(1) के 7वें प्रोविजन के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जबकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका इनकम ज्यादा है ही नहीं। लेकिन ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आप ITR फाइल कर रहे हैं। क्या रीजन है? क्या आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा किया हुआ है, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद क्या आपने फॉरेन ट्रेवल किया हुआ है और वहां पर 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा हुआ है। अगर इन तीनों केसेस में से एक भी केस आपके ऊपर फिट बैठता है तो जरूरी नहीं कि आपको इनकम हो या ना हो, आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। तो वही ये पूछ रहा है कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न इन तीनों कारणों की वजह से भर रहे हैं या आपका इनकम ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इन तीनों कारणों से हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपके केस में कोई भी कारण है इन तीनों में से तो आप यस कर लीजिए, यस करेंगे तो ये भी बॉक्सेस खुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं क्योंकि हमारा करंट अकाउंट है ही नहीं, फॉरेन ट्रैवल भी हमारा है ही नहीं, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर 1 लाख से कम होता है। तो हमारे केस में हम कर देंगे नो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे। समय समय पर इस पर क्लिक करते रहना है ध्यान से। उसके बाद अब स्क्रॉल करके हमें ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पर हम दूसरे टैब पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, यहाँ पर हमें अपना पूरा इनकम का डिटेल फीड करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए पार्ट बी ग्रॉस टोटल इनकम हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले B1 में हमें सैलरी और पेंशन का डिटेल फीड करना पड़ेगा। अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो आप सैलरी का डिटेल फीड करिए, आपको पेंशन मिल रहा है तो पेंशन का डिटेल फीड करिए। अब ये डिटेल हमें कहां पर मिलेगा? ये डिटेल हमें मिलेगा फॉर्म 16 में। फॉर्म 16 हमें कंपनी से मिल जाता है, हमारे पास है तो हम वहां से डिटेल फीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ और चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए ITR फॉर्म में 3 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2) और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3). काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सैलरी में क्या आएगा और बाकी बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं। हमें लगता है कि इन तीनों में से कहीं भी कोई भी चीज़ हम डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन तीनों का मतलब होता है दोस्तों, इनकेस आपको अगर बेसिक सैलरी मिल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने चार्ट में, हमने एनेक्सर बनाया हुआ। देखिए ये जो ऊपर का है सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17(1), तो 17(1) वाला जो प्रोविजन है उसमें क्या क्या ब्रेकअप आता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए सैलरी जिसको बोलते हैं या वेजेस बोलते हैं, पे बोलते हैं, कभी बेसिक पे बोलते हैं, बेसिक सैलरी बोलते हैं या पेंशन बोलते हैं, तो ये सेक्शन 17(1) में ही आता है। उसके अलावा बोनस, एडवांस सैलरी, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वहां से सैलरी मिल रहा है। ध्यान देना है अगर आप इम्प्लॉई हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको कमीशन के बेसिस पर रखा जाता है, तो वो इनकम यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। अगर इम्प्लॉई है पार्ट टाइम तो मिलेगा। कमीशन मिल रहा है अगर आपको, दोस्तों ध्यान देना, ये जो कमीशन है वो अलग टाइप का है। ये जो कमीशन है आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म में जुड़ा होता है। एक और कमीशन होता है, जैसे कि काफ़ी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहते हैं तो उनको सैलरी की जगह कमीशन दिया जाता है जिस पर TDS डिडक्ट होता है। और मान लीजिए जैसे आप LIC एजेंट है तो वहाँ से भी कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन यहाँ पर नहीं आएगा। ये कमीशन जो होता है वो आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं। डियरनेस अलावेंस हो गया, हाउस रेंट अलावेंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलावेंस हो गया और बहुत सारे अलावेंस हैं। जितने भी अलावेंस आपको मिलते हैं सैलरी के तहत वो सब सेक्शन 17(1) में आएंगे। तो आपको सबको जोड़ लेना है, पूरा जोड़ के फिर जो अमाउंट आपका आएगा फाइनल अमाउंट उसको आपको दिखाना है यहाँ पर। तो हमारे केस में कितना आया है अमाउंट? 10,90,000, तो यहाँ पर हम उसे इंटर कर देंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आता है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एज पर सेक्शन 17(2). तो सेक्शन 17(2) में भी हमारे पास 50,000 का फिगर है, तो हमने 50,000 इंटर कर दिया। अब दोस्तों सेक्शन 17(2) में क्या आता है उसका भी छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट है अंडर सेक्शन 17(2). ध्यान देना ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पीपल को मिलता ही नहीं है, ज़्यादा लोगों को। तो जब मिलेगा तो आपको फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलेगा फॉर्म 16 के साथ। इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट का डिटेल मिलेगा जहां पर आपको बताया गया होगा कि क्या क्या परक्विजिट मिला है। सेक्शन 17(2) में क्या क्या आता है? अकोमोडेशन मिला है, आपको घर मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, गाड़ी मिला हुआ है, गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉलीडे एक्सपेंसेस मिल रहा है। आप पढ़ सकते हैं इसको, आप पॉज करके। क्रेडिट कार्ड मिल रहा है कंपनी की तरफ से, क्लब का कोई फैसिलिटी मिल रहा है, तो बहुत सारे बेनिफिट है। अगर वो आपको कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं तब उसको आपको दिखाना है वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2) में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3). ये भी ज़्यादा लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ लोगों को ही मिलता है। जो ज़्यादा हायर पोस्ट पर होते हैं, कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, की पर्सन होते हैं, उनको मिलता है, तो उसको हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है। तो हमारे केस में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, सेक्शन 17(3) से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको सैलरी का डिटेल फीड कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी हमने ऊपर सब इंक्लूड किया हुआ है, सैलरी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, उसमें से उस अलावेंस को जो एग्जेम्प्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो पहले हमने अलावेंस इंक्लूड किया, कहाँ पर इंक्लूड किया? सेक्शन 17(1) में। मैंने आपको दिखाया था, देखिए एनेक्सर में, यहाँ पर देखिए डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, चिल्ड्रन अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, सब कुछ मिल गया है। और उसके बाद जो टोटल है उसको हमने 17(1) में दिखाया है। तो आपका जो भी अलावेंस है आपको पहले ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद अगर आपको अलावेंस में कोई छूट मिल रहा है तब उसको आपको माइनस कर देना है। जैसे हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस है, उसमें से हमें छूट मिल रहा है
तो 46,800 का छूट मिल रहा है। उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, उसमें भी 200 रुपया पर मंथ का छूट मिलता है, तो 2400 का छूट वो भी मिल रहा है। ये हमारे फॉर्म 16 में भी है, ये देखिए। तो इसको हम इंटर कर देंगे ITR में। तो यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस सेलेक्ट कर लेना है। हाउस रेंट अलावेंस के लिए आपको जाना है सेक्शन 1013A और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देना है और उसके बाद फिर से ऐड करना है। दूसरा जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है वो सेक्शन 14 में आ जाएगा और यहाँ पर 2400 हम इंटर कर देंगे। इनकेस आपके पास अगर दूसरा एग्जेम्पशन भी है अलावेंस में तो आप ऐड कर सकते हैं और उसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने मेंशन कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए नेट सैलरी ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। डिडक्शन देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 16 था वो ऑलरेडी यहाँ पर क्लेम हो गया है ऑटोमेटिकली 50,000 का। पिछले साल 40,000 था, इस साल 50,000 हुआ है, तो 50,000 का छूट मिल गया है। दोस्तों ध्यान देना है, आपका सैलरी कितना भी हो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंटरटेनमेंट अलावेंस आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में इंटरटेनमेंट अलावेंस नहीं है। इन केस आपके केस में अगर मिल रहा है, दोस्तों ध्यान देना, इंटरटेनमेंट अलावेंस का जो बेनिफिट मिलता है, छूट जो मिलता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। हमारे केस में एम्प्लॉय गवर्नमेंट का है लेकिन उसे छूट नहीं मिला हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो 2500 यहाँ पर हमने दिखा दिया जो कि फॉर्म 16 में भी है। तो सैलरी का पूरा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, ये देखिए पूरा सैलरी का डिटेल हमने भर दिया। तो अब टोटल जो सैलरी का इनकम आ रहा है वो आ रहा है 10,38,300 रुपया। तो ये टोटल इनकम है। तो सैलरी से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और एक वीडियो आगे चलकर हम बनाने वाले हैं, ये पहला वीडियो है, हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा बहुत और चेंजेस हो ITR फॉर्म में। तो अभी ITR फॉर्म आया है तो हो सकता है फ्यूचर में चल के थोड़ा और चेंजेस हो इस ITR फॉर्म में। तो कोई भी यहाँ पर आपको ऐड करना है कि ये चीज़ भी हमें आगे इंक्लूड करना है तो आप जरूर बताएं। और नया चैनल जो है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वहाँ पर लाइव जाने वाले हैं। एक बार जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव का फैसिलिटी हमें मिल जाएगा मोबाइल से, तो हम लाइव जाएंगे और आपके क्वेश्चंस को वहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे B2 में, तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। अब हमें हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल फीड करना है। दोस्तों इनकेस अगर हमारे पास खुद का हाउस प्रॉपर्टी है और हम खुद ही रहते हैं तो उसको कहा जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है उसको हमने रेंट पर दे दिया हुआ है तब लेट आउट माना जाएगा। और इनकेस अगर हमारे पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, पिछले साल क्या होता था, 1 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होता था ना तो उस पर डीम्ड लेट आउट वाला ऑप्शन लग जाता था, लेकिन इस साल 2 हाउस प्रॉपर्टी का छूट मिला है। इनकेस आपके पास अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी है और दोनों आप और आपका परिवार ही यूज करता है तब तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ही सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो जो तीसरा हाउस प्रॉपर्टी होगा भले ही वो आप ही यूज कर रहे हो लेकिन उसको डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। मतलब ऐसे माना जाएगा कि उसको आपने रेंट पर दिया हुआ है। तो 2 हाउस प्रॉपर्टी तक का बेनिफिट इस साल मिल सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो हम पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जाते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस आप अगर सिलेक्ट करते हैं, पहली बात अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी में खुद ही रहते हैं और आपका होम लोन है तभी आपको ये भरना है, अदरवाइज होम लोन नहीं है तब इसको भरना ही नहीं, क्योंकि कुछ यहाँ पर है ही नहीं आपके लिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी है, हम खुद रहते हैं और हमारा होम लोन भी है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसके बाद सीधे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जितना भी हमने होम लोन पर इंटरेस्ट दिया हुआ है वो इंटर कर देंगे। तो हमारे केस में देखिए कितना इंटरेस्ट हमने दिया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, केस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो होम लोन का टोटल हमने दिया हुआ है 2,70,000 इंस्टॉलमेंट साल भर में, जिसमें से प्रिंसिपल 80 है। ये प्रिंसिपल अमाउंट भी आप ATC में क्लेम कर सकते हैं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो। और जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है इसको सेक्शन 24 में हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। कितना अमाउंट था वो, 1,90,000। तो 1,90,000 हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना है 2 लाख तक का अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में, यहाँ पर लिखा भी है देखिए 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अगर होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो ये ऑटोमेटिकली 2 लाख ही हो जाएगा। ये देखिए हमने 2,10,000 डाला तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 लाख ही हो गया। तो हमारे केस में 190 हम डाल रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इनकेस अगर कोई पुराना रेंट है जो हमें आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया
और वो इस साल आ गया है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। पहले उसमें से आपको 30% माइनस कर देना। मान लीजिए 1 लाख रुपया आपका 2-3 साल पहले का रेंट मिलने वाला था, लेकिन वो जो रेंट वाला था वो भाग गया और अचानक से वो मिल गया खुद से और मैं 1 लाख रुपया दे रहा है, तो 1 लाख में से 30% माइनस करके 70,000 आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, तो हमने 1,90,000 जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था होम लोन का वो इंटर कर दिया। बस आपको यही करना है, जरूर याद से करना। अगर आपके केस में होम लोन है तो जरूर, क्योंकि इसका छूट मिलता है, 1,90,000 का छूट आपको मिल जाएगा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। अब हम जान लेते हैं कि अगर लेट आउट है, मतलब आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो क्या। मान लेते हैं हमने रेंट पर दिया हुआ है, ठीक है। अब रेंट हमें आ रहा है 3 लाख, केस 2 है, ये केस नंबर 2 है। यहां से रेंट हमें आ रहा है 3 लाख रुपया हमारी प्रॉपर्टी पे, तो यहां पर हम इंटर कर देते हैं 3 लाख, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनकेस आपने अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स या कोई लोकल अथॉरिटी को अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स दिया हो, तब उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो थोड़ा माइनस हो जाएगा आपका रेंट, तो फायदा होगा, थोड़ा सा डिडक्शन मिल जाएगा। तो एनुअल वैल्यू हमारे केस में है नहीं, कोई भी टैक्स हमने दिया नहीं हुआ है, तो हम नहीं लेते हैं, ठीक है। एनुअल वैल्यू यहाँ पर 3 लाख आ गया। अब इस एनुअल वैल्यू में से 30% ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 लाख में से 90,000 ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। बचा कितना, 2,10,000। उस 2,10,000 में से हमारे प्रॉपर्टी पर लोन था जिसमें से इंटरेस्ट 1,90,000 था, वो माइनस हो गया। तो 2,10,000 में से 1,90,000 माइनस हुआ तो 20,000 रुपया हमारा इनकम बच रहा है। दोस्तों यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान देना है। एक तो आपने अगर प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हुआ है तो होम लोन का जो इंटरेस्ट है उस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो 2 लाख का लिमिट होता है, लेकिन अगर रेंट पर दिया हुआ है तो कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है, जिसमें से 3.5 लाख इंटरेस्ट है और 1.5 लाख प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा 3.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। ध्यान देना, सिर्फ इंटरेस्ट ही क्लेम करना है, प्रिंसिपल अमाउंट आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट क्लेम कर लिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट है, मतलब पिछले सालों का रेंट इस साल में आ गया तो 30% माइनस करके यहाँ पर इंटर कर देना है। तो इस तरीके से अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब रेंट पर है, तो इस तरीके से दिखाना है। हमारे केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ही इसको रखेंगे, तो हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेलेक्ट करेंगे तो इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, एक से ज़्यादा अगर सेविंग अकाउंट है तो सबका टोटल आपको निकालना है और फिर यहाँ पर अमाउंट इंटर करना। तो हमारे केस में देखिए सेविंग अकाउंट से 2680 इंटरेस्ट है, तो ये हम इंटर कर देंगे। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट या आरडी अकाउंट या SCSS मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको हम इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर इंटर कर देंगे 38690, ठीक है, 38690 ये हमने इंटर कर दिया। और उसके बाद हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सेव कर लेते हैं, काफ़ी समय हो गया सेव नहीं किया हुआ। फिर से ऊपर जाएंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम दिखा दिया, सेविंग अकाउंट का भी और डिपॉजिट अकाउंट का भी। अब हमारे केस में थोड़ा सा यहाँ पर LIC कमीशन भी है, जो कि छोटा सा अमाउंट है। अब कायदे से देखा जाए तो LIC कमीशन जो होता है उसे ITR 3 में ही दिखाना होता है। अगर ITR 1 में दिखाते हैं तो हमारा जो ITR फॉर्म है वो डिफेक्टिव घोषित किया जा सकता है। तो पूरा पावर होता है AO के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास, कि वो हमारा जो ITR फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो रिस्क है, अगर आप दिखाना चाहते हैं ITR 1 में आपका LIC कमीशन का अमाउंट छोटा सा है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन रिस्क है और वो रिस्क आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। हमने पहले भी लिया हुआ है सक्सेसफुली, आज तक प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें पास्ट में नहीं हुई हैं वो अभी भी ना हो, यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न हमारा भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर वार्न करना चाहूँगा। तो
अगर आप कमीशन इनकम दिखाते हैं, छोटा सा अमाउंट है तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन रिस्क है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया, कमीशन इनकम भी रिस्क ले लिया। तो दोस्तों ITR 1 में जो भी इनकम दिखाए जाते हैं उन सबको हमने यहाँ पर कवर कर लिया हुआ है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, तीनों को भी कवर कर लिया हुआ है। अब इनकम डिटेल तो हो गया। अब नीचे आएंगे तो हमें डिडक्शन यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा इनकम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और टैक्स कितना लगेगा वो भी हमें पता चल जाएगा। नीचे आते हैं डिडक्शन वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको यहाँ पर पूरा जो भी डिडक्शन का अमाउंट है, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसका पूरा अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। और इन केस आपने मार्च 2020 के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है और उसका अमाउंट भी आपको इंटर करना है शेड्यूल DI में। तो कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रॉन्ग नहीं करना। अब कैसे करना मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हमारे पास शीट है और ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो डिडक्शन का पेमेंट हमने किया हुआ है वो है मार्च 2020 से पहले, और ये जो पेमेंट किया हुआ है वो है अप्रैल से लेकर जून के बीच में, मतलब कोविड-19 की वजह से जो हमें एक्सटेंशन मिला था पेमेंट के लिए, उस बीच में हमने किया हुआ। ये जो 29,800 है ये और ये सेम है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो टोटल ATC और PPF वगैरह मिला के हो रहा है 1,23,000, जो कि मार्च 2020 से पहले हमने किया हुआ था, और अप्रैल और जून में हमने और इसमें ऐड किया हुआ है 29,800 का। तो इसका पहले टोटल निकाल लेना है। हम यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका, इन दोनों का टोटल कितना होगा वो हम जोड़ लेते हैं। तो ये टोटल हो गया। उसके बाद इसको स्क्रॉल कर देते हैं, तो ये टोटल आ गया है। तो पहले हमें टोटल अमाउंट इंटर करना पड़ेगा। ध्यान देना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान देना। पहले हम टोटल अमाउंट इंटर करेंगे यहाँ पर। तो LIC ATC का कितना आ गया, LIC वगैरह, ट्यूशन फीस, लोन प्रिंसिपल सब मिलाकर 150 to 800। तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे 150 to 800, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली 150 इसने ले लिया। देखिए इसमें दोनों पीरियड का अमाउंट है, ठीक है। अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम सेलेक्ट कर लेंगे यस। क्यों? क्योंकि हमारे केस में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का भी ट्रांजैक्शन है, तो इसीलिए हमने यस कर लिया। आपके केस में नहीं होगा तो आपको नो ही सिलेक्ट करना, हमने यस कर लिया। अब दूसरा हमारा इनकम क्या है, दूसरा सेक्शन 80D का है। देखिए सेक्शन 80D का जो एक्सपेंसेस है वो कोविड-19 के टाइम में ही हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो वो अप्रैल के बाद लिया हुआ और जून के बीच में, ठीक है। ये पहले वाले पीरियड में नहीं है, सेकेंड पीरियड में, लेकिन फिर भी इसको हम 22,600 यहाँ पर इंटर करेंगे। तो अब 80D का जो अमाउंट है यहाँ पर इंटर नहीं कर सकते क्योंकि एक नया शेड्यूल इसके लिए बन गया है। तो हम वहाँ पर चले जाते हैं, ये देखिए सेक्शन 80D का, शेड्यूल 80D का, यहाँ पर हमें इंटर करना है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, देखिए वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर इज़ अ सीनियर सिटीजन, तो नो हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट हम डाल देंगे हेल्थ इंश्योरेंस का। कितना अमाउंट है हमारे केस में, 22,600 रुपया। तो ये फैमिली के लिए ही 22,600 रुपये खर्च कर दिए हैं। अब 22,600 रुपये सिर्फ खर्च किए हैं, यहाँ पर हमने इंटर कर दिया। आपके केस में और भी होगा तो आप ये देखिए पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद पेरेंट्स के लिए भी आप अगर खर्च करते हैं, एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो आप यहाँ से भी इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में पेरेंट्स कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो हम इसको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर से हम जाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में और फिर से नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 22,600 रुपया आ गया क्योंकि हमने वहाँ पर फीड कर दिया। तो अब एक तो ATC का डाल दिया, एक 80D का हमने इंटर कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सेक्शन 80EB है, एजुकेशनल लोन पर हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ, तो 56,800 ये भी है। ओहो, सेव ड्राफ्ट पे भी तो क्लिक किया, ठीक है, ये भी हमने इंटर कर दिया। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 80 TTA भी होगा क्योंकि हमारा सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट था 2680। ध्यान देना ये जीरो यहाँ पर एडिशनल पहले से ही होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम 2680 लिखते हैं लेकिन वहाँ पर 26,800 हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों। इनकेस आप अगर सीनियर सिटीजन हैं
तो आपके लिए सेक्शन 80 टीटीबी भी एप्लीकेबल होगा और 50,000 तक का छूट यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो इसका लाभ लेना बिल्कुल ना भूलें। सेक्शन 80 टीटीए में सिर्फ 10,000 तक का बेनिफिट मिलता है। तो हमारा जो भी डिडक्शन था वो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। तो आपके केस में अगर कोई दूसरा डिडक्शन भी है तो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हमारे डिडक्शन हमने सब इंटर कर दिए। दोस्तों ध्यान देना, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसका एक पार्ट ये भी है जो कि हम आगे देखने वाले हैं शेड्यूल DI में जाके। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जम्प्ट इनकम का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो ये ITR एप्लीकेबल नहीं होगा। ITR 2, ITR 3 डिपेंड करता है दूसरा इनकम आपके पास कौन सा है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर होगा तो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स पेबल दिखाई दे रहा है, कितना टैक्स है पूरा इसका कैलकुलेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। टोटल टैक्स आ रहा है 48,864। रिबेट नहीं मिलेगा सेक्शन 87A का, क्योंकि इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 5 लाख से कम इनकम होगा तो रिबेट मिलेगा, हमारे केस में ज़्यादा है। ऊपर जाएंगे, अब टैक्स डिटेल वाला हम यहाँ पर फीड कर देंगे। एक काम करते हैं, टैक्स डिटेल का फीड करने से पहले हम शेड्यूल DI फीड कर लेते हैं डिडक्शन वाला, ताकि लगे हाथ वो भी हो जाए। देखिए हमने वहाँ पर जो भी डिडक्शन इंटर किया था वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो पेमेंट या इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में किए हुए हैं उनको आपको यहाँ पर दिखाना है। तो शेड्यूल DI में जाना है, उसके बाद और यहाँ पर सेक्शन 80C का पूरा अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। और इस सेक्शन 80C में से कितना पेमेंट आपने 1 अप्रैल के बाद और 30 जून के बीच में किया हुआ है, तो हमारे केस में है कुछ तो डिडक्शन 29,800 रुपया हमने अप्रैल और जून के बीच में पे किया हुआ है। तो वो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे 29,800। ठीक है, उसके बाद हमने 80D भी दिखाया हुआ है। तो 80D में कितना पैसा है जो अप्रैल से जून के बीच में है, तो 80D में तो पूरा का पूरा जो है वो अप्रैल से जून के बीच में है 22,600 रुपया, पूरा हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर सेक्शन 80E का भी ऑप्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो ये पूरा अमाउंट जो है वो मार्च से पहले का ही है, तो यहाँ पर ही रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। सेक्शन 80 TTA यहाँ पर आने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो बैंक के जरिए मिला है। तो वहाँ पर बैंक में जितना डिपॉजिट था 31 मार्च तक उसी पर ही इंटरेस्ट मिला है, तो उसका यहाँ पर सवाल ही नहीं आता। तो ध्यान देना, इस तरीके से आपको करना है। पहले पूरा का पूरा अमाउंट आपको दिखाना है। कहाँ दिखाना है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में जो डिडक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर जब दिखा देंगे तो इसमें से कौन सा अमाउंट है जो आपने अप्रैल और जून के बीच में किया हुआ है वो आपको दिखाना है शेड्यूल DI में। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स हो गया। अब हम जाते हैं टैक्स डिटेल में। अब यहाँ पर शेड्यूल TDS 1 है। जो भी सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है, जो भी सैलरी का अमाउंट रिपोर्ट हुआ है 26 AS में, वही सेम का सेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। बहुत बार 26 AS में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सही नहीं होता है या इनकम्प्लीट होता है, तो इसीलिए आपको मैंने पहले ही बताया कि उसको आपको चेक कर लेना है। वहाँ पर सही है तो वहाँ से यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो भी सही होगा। तो दोनों को क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। ऐसे नहीं कि आ गया है तो ठीक है चलो फाइल कर देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको TDS वेरीफाई कर लेना, जो इनकम है सैलरी का वो भी वेरीफाई कर लेना। अब देखिए ये जो इनकम है और हमारा जो इनकम है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में जो सैलरी इनकम है वो डिफरेंट है। हमारे केस में 10 लाख से ज़्यादा है। ये देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 10 लाख से ज़्यादा है और यहाँ पर देखिए 9 लाख ही है। ठीक है, तो हमारे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने इनकम ज़्यादा दिखाया है। ज़्यादा दिखाने पर क्या हो रहा है, हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर हम इनकम ज़्यादा दिखा दें। लेकिन अगर यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है इससे आप कम दिखाते हैं इनकम, अगर कम इनकम दिखाते हैं मतलब आप टैक्स बचा रहे हैं, तब डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है 26 AS में सैलरी वाला, उसका 90% तक का अमाउंट आप दिखा सकते हैं, मतलब 10% तक का रिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका जो फाइनल इनकम आता है सैलरी वाला, सिर्फ 10% तक का डिडक्शन मतलब रिडक्शन ले सकते हैं। वो भी आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि क्यों यहाँ पर हम कम दिखा रहे हैं। अदरवाइज नोटिस आएगा और उसका जवाब देना पड़ेगा, फिर आपको विजिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट। के बाद में आएंगे शेड्यूल TDS 2 में। तो यहाँ पर देखिए
जैसे बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको कोई कमीशन मिल रहा है तो उससे जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। वैसे तो हमारे केस में एलआईसी का थोड़ा सा अमाउंट था लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे होता है, देखिए अपडेट नहीं हुआ है तो बहुत बार ऐसे होता है कि 26 AS में तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, तो हमें मैनुअल भी फीड करना पड़ता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ 26 AS को भी चेक करना और उसके बाद इसको आपको वेरीफाई कर लेना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, सही होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो ये फॉर्म 16C का है। इनकेस आपने अपना हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हुआ है, टेनेंट आपका टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद नीचे शेड्यूल टीसीएस आता है, इनकेस अगर टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर हमने पे किया हुआ है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ दिन पहले किया होगा तो 26 AS में ऑटोमेटिकली आ जाता है और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमने कल ही किया हुआ है, अभी तक हमारा आया नहीं है तो हम यहाँ पर मैन्युअली इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डेमो डालूंगा, एक्चुअल नहीं डालूंगा क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये अमाउंट मैंने सही डाला हुआ है, बाकी का डिटेल जो है वो फेक है, तो इसलिए कोई भी इसको कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे और ऊपर जाएंगे। उसके बाद अब जो टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाला टैब है उस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। एडवांस टैक्स अगर पे किया हुआ तो यहाँ दिखाई देगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है, टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा, टीसीएस यहाँ पर दिखाई देगा। तो टोटल टैक्स हमारे पास से गया हुआ है 67, मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टीडीएस मिलाकर। और जो टैक्स लायबिलिटी था वो 45,000 के आसपास था। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में हमने देखा हुआ था कि नीचे टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा था, ये देखिए 48,000 के आसपास है। ठीक है, तो फिर से हम जाते हैं टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में। तो हमने जितना टोटल टैक्स पे किया हुआ उसमें से टैक्स लायबिलिटी कट जाएगा और बचेगा 18,610 रुपया, जो कि हमें रिफंड वापस आएगा। अब जब रिफंड आने वाला है तो नीचे हमें बैंक अकाउंट का डिटेल इंटर करना पड़ेगा, पहले से ही इंटर होता है। इनकेस आपको अगर अपना बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना है तो जरूर कर दीजिएगा अभी ही इसको वेरीफाई करके, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो हमारे केस में 2 बैंक अकाउंट है, दोनों सही हैं, तो दोनों में से एक हम चूज कर सकते हैं जिसमें हमारा टैक्स रिफंड वापस आ जाएगा। तो मैंने एसबीआई वाला सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों इनकेस आप अगर दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोनों में से किसी एक में आ ही जाएगा और सीपीसी डिसाइड कर लेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप खुद यहाँ पर डिसाइड कर लें तो अच्छा होगा। दोस्तों इनकेस आप अगर कोई एक्स्ट्रा बैंक भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में 2 ही बैंक अकाउंट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, नेम है, फादर नेम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैपेसिटी एज अ सेल्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पैन, उसके बाद हमें प्लेस यहाँ पर इंटर कर देना है, जो भी है डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन, तो सेकेंड वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब देख सकते हैं हमने सब कुछ भर दिया हुआ है। शेड्यूल डीआई ऑलरेडी हमने भर दिया हुआ है, शेड्यूल एटीडी हमने ऑलरेडी भर लिया हुआ है, शेड्यूल एटीजी है जो कि डोनेशन से रिलेटेड है। डोनेशन आपने दिया हुआ है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो एप्लीकेबल होगा वहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल 80GGA भी है, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। डोनेशन से रिलेटेड आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म भर लिया हुआ है। अब हम क्लिक करेंगे सेव ड्राफ्ट पर और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमें एक एरर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर है वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, ठीक है। आपके केस में अगर यस है तो यस कर लीजिए, नो है तो आप भी नो कर लीजिए। और इन केस आपका कोई क्लेम ही नहीं है सेक्शन 80D का पेरेंट्स के लिए तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, तो हमारे केस में यही है। और उसके बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट पर फिर से क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा, मतलब जो भी डिटेल हमने डाला हुआ है सब कुछ कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ ओके पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपको अपना पूरा डिटेल वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से, और सब कुछ अगर बिल्कुल सही हो तो आपको ऊपर जाना है फिर से स्क्रॉल करके। दोस्तों इनकेस आपको अगर लगे कि आपका जो डिटेल है उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है या कुछ तो मिसिंग है तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं।
और इनकेस अगर लगे कि आपका डिटेल पूरी तरीके से सही है, तब आपको करना है सबमिट पर क्लिक। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। हम यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि हमारा कुछ डिटेल 26 AS में मिसिंग था, इनकम्प्लीट है अभी हमारा टोटल इनकम, तो इसलिए हम सबमिट पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे क्या आपको दिखाई देगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज दिखाई देगा कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और ITR का जो कॉपी है वो हमारे ईमेल ID पर सेंड हो गया है। तो बस यही प्रोसेस है, आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया है इस प्रोसेस को फॉलो करके। तो दोस्तों यही बस पूरा प्रोसेस था। आपने देखा कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा और नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर हम लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा सब्सक्राइबर जो टारगेट है पूरा हो जाता है और जो फीचर है लाइव सेशन का वो एक्टिव हो जाए यूट्यूब पे, तो वहाँ पर हम लाइव सेशन भी करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।